नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं नगमा। आज कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से बात शुरू करते हैं। 100 साल पहले जब वो प्रकृति के बीच शिक्षा का नया प्रयोग कर रहे थे और तरह तरह के उत्सवों की सुंदर कल्पना कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि 100 साल बाद उनके शांति निकेतन को, उनकी विश्व भारती को बिल्कुल चुनावी राजनीति का मुद्दा बनाया जाएगा और उनकी विरासत की दावेदार वो ताकतें भी होंगी जिनकी विचारधारा उनसे काफ़ी अलग है। आज बोलपुर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने जोरदार रैली की। भारी भीड़ उमड़ी, दूर दूर से लोग आए। तृणमूल के ऐसे कार्यकर्ता भी जिन्हें 500 लोगों के साथ आने को कहा गया और वो 800 लोगों के साथ आए। उन्होंने कहा ममता जीतेंगी। 500 का टारगेट मिला था लेकिन हो गया 1000 करीबन। अच्छा। और थोड़ा मतलब आते लेकिन क्या बोले नहीं कैसे मोबिलाइज किया आपने, मतलब क्या बोल के आप लोग? कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। कुछ बोलने की जरूरत, सिर्फ बोला कि ममता बनर्जी आ रही है, बस। हाँ, इतना ही। इसमें काम हो गया सब। मतलब नहीं आ पाई। अच्छा। इतना खुश है सब वहाँ के जो ममता बनर्जी को इतने करीब से हम लोग देख पाएंगे, इतना ही काफी है हमारे लिए। ममता बनर्जी नाम ही काफी है हमारे लिए। ममता बनर्जी की रैली दरअसल एक और रैली का जवाब थी। 20 दिसंबर को यहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली की। उस रैली में भी भारी भीड़ उमड़ी। ये तादाद देखकर अमित शाह ने दावा किया बीजेपी बंगाल में आ रही है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, एक कोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। ममता बनर्जी ने रैली के जवाब में रैली ही नहीं की, उस बाउल कलाकार को भी अपने मंच पर ला बिठाया जिसके यहाँ अमित शाह ने भोजन किया था। तब ये आरोप भी लगा कि शाह ने अपने मेजबान से बात ही नहीं की थी। आज ममता के मंच पर वही मेजबान था और बंगाल की मशहूर लोक परंपरा बाउल गायन पेश कर रहा था। रविंद्रनाथ ठाकुरेर बांग्लाय हेड पॉलिटिक्स যারা আমদানি করেছে, গিন্ড পলিটিক্স, ফেক ভিডিও আর ফেক পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, ভিডিওর মধ্যে দিয়ে উল্টো পাল্টা ছবি দেখানো আর মানুষকে মিথ্যে কথা বোঝানো আর মানুষকে বিপদে পড়ে আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিথ্যে কুৎসা প্রচার করছে। গ্রামের লোকেরা সাবধান হন। तो बात विरासत की है, टैगोर की विरासत की, बंगाल की विरासत की। वैसे ममता से पहले और शाह के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विरासत की बात की। वो विश्व भारती के 100 साल पूरे होने के जलसे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा गुरुदेव ने राष्ट्रीय पहचान दी, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न दिया। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। वैसे विश्व भारती के 100 साला जलसे के बीच भी न्योते के सवाल पर बीजेपी और तृणमूल में टकराव दिखता रहा। बीजेपी ने दावा किया कि इस आयोजन के लिए ममता को न्योता भेजा गया था। ममता ने इसे नकार दिया।
कहने की जरूरत नहीं कि गुरुदेव की विरासत और बंगाल की सियासत पर यह टकराव आने वाले दिनों में और भी बड़ा और तीखा होने वाला है। बीजेपी खास तौर पर अगले महीने कई कार्यक्रमों की योजना बना रही है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह फिर बंगाल आ सकते हैं। तृणमूल हर साल 12 जनवरी को एक बड़ा आयोजन करती है और इस बार भी करेगी ही। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। ममता ने तय किया है कि पूरे साल भर वो नेताजी पर समारोह करेंगी। उन्होंने इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग भी की है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल पर नेताजी पर केंद्रित लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के लिए कमेटी बनाई है। विरासत के सैद्धांतिक विवाद में क्या ये देखना उचित नहीं होगा कि खुद गुरुदेव, नेताजी या विवेकानंद जैसे लोग क्या सोचते थे? निश्चय ही वो उग्र राष्ट्रवाद के सख्त खिलाफ थे और सांप्रदायिक वैचारिकी को कटघरे में रखते थे, जिसको बढ़ावा देने के आरोप बीजेपी पर लगते रहे। टैगोर ने राष्ट्रवाद को इंसान का बनाया सबसे खतरनाक एनेस्थेसिया बताया था। 1908 में उन्होंने अपने दोस्त A.N. बोस को चिट्ठी लिखी और कहा, राष्ट्रवाद हमारा आध्यात्मिक शरण्य नहीं हो सकता। मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक जीवित हूं तब तक देशभक्ति को अपनी मनुष्यता पर हावी नहीं होने दूंगा। दरअसल टैगोर के लेखन का बड़ा हिस्सा सत्याग्रह, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता पर लगातार विचार करते हुए बना है। राजश्री, गोरा और घोरेबायरे जैसे उपन्यासों में वो लगातार इन विचारों के टकराव को भी दिखाते हैं। अपनी धार्मिक श्रेष्ठता पर ताउम्र गर्व करने वाला गोरा अंत में पाता है कि वो हिंदू नहीं, ईसाई है। विवेकानंद का ये कथन मशहूर है कि भारत को इस्लामी शरीर में हिंदू मस्तिष्क चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कभी सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दिया। बहरहाल, क्या आज के बंगाल के चुनावों में विरासत का ये सवाल कोई मुद्दा है? चुनावी राजनीति की कसौटियों पर देखें तो बीजेपी ने बंगाल में लगातार अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है। कभी वो तृणमूल की छोटी पार्टनर थी। 2011 के विधानसभा चुनावों में उसे बस 4.1% वोट मिले थे, जबकि 2014 में मोदी की सुनामी के बीच लोकसभा में उसने 17% वोट हासिल किए और अपने दम पर 2 सीटें भी जीती। 2016 के विधानसभा चुनाव में बेशक उसके वोट 6% घटकर 10.3% रह गए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल चेतावनी साबित हुए। बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि इसी दौरान 2 दशक तक बंगाल में राज करने वाला लेफ्ट बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है। 2019 में तो वो बंगाल विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। कांग्रेस का भी कमोबेश यही हाल है। 2021 के विधानसभा चुनाव जैसे तृणमूल और बीजेपी के बीच ही लड़े जाने हैं। कांग्रेस लेफ्ट के बीच तालमेल तो है, लेकिन कोई उसे पूछ नहीं रहा। इस दौरान बंगाल में क्या कुछ हुआ है? ममता बनर्जी का खेमा कमजोर पड़ रहा है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता सहित कई विधायक पार्टी छोड़ गए हैं। बंगाल का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हुआ है। राज्य ने बीते 3 साल में कई दंगे देख लिए हैं। केंद्र के साथ ममता के नियमित टकराव का भी कुछ खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ा है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद ज्यादा बड़ी सच्चाई ये है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत से बंगाल फतह करने निकली है। तो क्या ममता बनर्जी के पास वो करिश्मा बचा हुआ है कि वो बीजेपी को रोक लें? फिर बिहार में 5 सीटें जीतकर उत्साह से भरे असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में कहीं ज्यादा उत्साह से उतरने की तैयारी में हैं और वो बंगाल में बीजेपी से ज्यादा नुकसान तृणमूल को ही पहुंचाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगा या वो कांग्रेस के वोटों में ही सेंधमारी करके रह जाएगा? क्या बंगाल में कांग्रेस, तृणमूल और लेफ्ट का बीजेपी के खिलाफ साथ आने का कोई विकल्प हो सकता है? तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं। चुनाव में भी कुछ समय है, लेकिन इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बंगाल की विरासत और सियासत पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान, अर्थशास्त्री और कार्यकर्ता प्रसन्नजीत बोस और राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का प्राइम टाइम में। शुरुआत में इस सवाल से करना चाहती हूँ प्रसन्नजीत बोस के, इस चुनाव, बंगाल के आने वाले चुनाव में क्या बंगाल की विरासत, टैगोर की विरासत, सुभाष चंद्र बोस की विरासत, इन तमाम विरासतों पर जो एक टकराव अभी दिख रहा है या ये राजनीतिक मुद्दा बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सियासत, ये विरासत जो है वो इस सियासत का हिस्सा बनेगी या कोई सियासी मुद्दा बनेगी इस चुनाव में? प्रसन्नजीत।
आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। मैं गीता भट्ट, आप इस पर अपनी टिप्पणी देना चाहेंगी कि आपको, जैसा हमने देखा विश्व भारती बार बार खबरों में आई पिछले दिनों, इतने समय से ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो दौरे हुए हैं विश्व भारती में, उसको भी राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो जो विरासत की बात हो रही है, जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात होती है, क्या आपको लगता है कि ये जो विरासत बंगाल की है, सोनार बांग्ला बनाने को दोबारा उसकी बात आई कि हम वाकई सोनार बांग्ला बनाएंगे, एक सपनों का बंगाल बनाएंगे, क्या ये मुद्दे जो हैं वो चुनावी राजनीति में हावी होंगे? जी नगमा जी, निश्चित ही पश्चिम बंगाल की जो भूमि है वो उसकी एक बड़ी समृद्ध विरासत रही है। और जहाँ तक रविंद्रनाथ ठाकुर की बात है, वो जब उन्हें गुरुदेव कहा जाता है तो वो पूरे देश भर के लिए क्या, उनके पूरे विश्व भर में लोग उन्हें गुरुदेव कहते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं जो एक जिस प्रकार से ममता बनर्जी वहाँ भीतर और बाहरी की बात कर रही हैं, कि बंगाली और नॉन बंगाली की बात कर रही हैं, तो गुरुदेव ने तो जब शांति निकेतन बनाया, उसका जो ध्येय वाक्य उन्होंने रखा, यत्र विश्वम भवतेय कनिदम, यानी कि यह जो स्थान है यह पूरे विश्व के लिए घोंसले के जैसा हो। मतलब कि उन्होंने आग्रह किया कि विश्व भर से, देश से ही नहीं विश्व भर से लोग यहाँ आए और यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करें। तो वो तो उनका तो ऐसा विचार था। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से ममता बनर्जी यह कहना चाह रही है कि एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर को यह कहना चाह रही है कि उनके अलावा कोई उन्हें ओन अप नहीं कर सकता, तो ये अपने आप में दुख की बात है, क्योंकि रविंद्रनाथ जी जैसे लोग ये नेशनल आइकॉन्स हैं, उनसे एक ऊर्जा जो है, एक नहीं कई जनरेशन है, उन्होंने ऊर्जा ली है उनकी पुस्तकों से, उनकी कविताओं से। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर जो एक ये डिविसिवनेस, विभाजन की बात करी जा रही है टीएमसी और ममता बनर्जी द्वारा, वो बड़ी दुखद है, क्योंकि सर्वप्रथम हम सब भारतीय हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं पूरे, हम सब राष्ट्रगान जो गा रहे हैं, रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखा हुआ है, बंगाली में है, और हर भारतीय इस बात को बड़े गर्व महसूस करता है उसे गाने में। तो इस प्रकार की जो एक डिविसिव पॉलिटिक्स है, उससे वह जो ममता बनर्जी इन चुनाव में लाने का प्रयास कर रही है, ये बड़ा दुखद है। दूसरी बात, जिस प्रकार से उन्होंने एक तरह से जो एक हिंसक राजनीति का एक दौर पश्चिम बंगाल में हमेशा रहा, लेफ्ट की जब वहां पे सियासत थी उसके दौरान, ममता बनर्जी के आने के बाद 2011 में एक आशा थी कि शायद बदलेंगी चीजें, लेकिन उन्होंने उसी हिंसक राजनीति को ही अपना हथियार बना लिया। और हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जिस प्रकार से वहां पे जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, उनको किस प्रकार से वहां कई हत्याएं हुई हैं, लगभग 300 से ज्यादा तो पॉलिटिकल मर्डर्स वहां हो चुके हैं। तो ये सब इस सब पृष्ठभूमि में जो अब आने वाले जो चुनाव हैं, उनमें कई चीजें जो उनका जो जिस प्रकार का प्रशासन वो चला रही है, जी, उस पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है। चुनावी हिंसा की बात है, पर राजनीति जिसमें कि हिंसा भी, चुनावी हिंसा भी उसका एक हिस्सा है, वो तमाम चीजें एक अलग पहलू हैं इस राजनीति का। इस समय जो मैं पूछ रही हूँ, या जिस बिंदु को हमने उठाने की कोशिश की है, कि जिस विरासत, बंगाल की विरासत की बात हो रही है, जिस पर गर्व करने की बात हो रही है, विश्व भारती के दौरे हो रहे हैं, वैसे में प्रसन्नजीत बोस, आप मुझे सुन सकते हैं, क्या ये बंगाल की जो विरासत है, चाहे वो बात रविंद्रनाथ टैगोर की हो या सुभाष चंद्र बोस की हो, वो एक सियासी मुद्दा बनते हुए आप देख रहे हैं? क्या ये जो विरासत की बात है वो एक बड़ा मुद्दा बन सकती है? अमित शाह भी जब गए अभी बोलपुर, उसके पहले ममता बनर्जी की आज पदयात्रा वहाँ पे और रोड शो हुआ, वो हमने देखा। उसके पहले जितनी भीड़ आई थी अमित शाह के दौरे में वहाँ पे, जब वो शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी गए थे, तब उन्होंने ये दावा किया था उस भीड़ को देखकर कि बंगाल में तो बीजेपी ही आ रही है। अब ये दिखाने की कोशिश भी कई दफ़ा बीजेपी की तरफ से ये हुई है कि टैगोर बहुत अहम मुद्दा है यहाँ पर, या उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को?
देखिए, पहला चीज तो ये है कि टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लोग रहे हैं, उनका विरासत को हम अभी फिलहाल छोड़ दे इस राजनीति से तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी उसका विरासत को रिप्रेजेंट नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितना कम बोला जाए, उस विरासत के साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि टैगोर, भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विचारधारा है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर का विचारधारा का एकदम विपरीत विचारधारा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है एक धर्मनिरपेक्ष भारत का बारे में बात किया। टैगोर ने कहा कि ये देश सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम मजहब के लोग, तमाम भाषा के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अभी बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में अगर उनके सत्ता हाथ लगेगी तो वो 1 करोड़ मुसलमान घुसपैठियों को खदेड़ के बाहर कर देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है। तो टैगोर के साथ इसका वो कोई लेना देना नहीं है। मूल जो चीज है कि तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार है उसके खिलाफ असंतोष है। दुखद बात यह है कि उस असंतोष का फायदा अभी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास में बंगाल में सरकार चलाने का उनका कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि बंगाल में पहले कभी बीजेपी आ नहीं पाए जी। यहाँ लेफ्ट का राज रहा, उससे पहले कांग्रेस का राज रहा। तो लोग जो है कांग्रेस और लेफ्ट से परेशान होकर तृणमूल के पास गया। अब लोगों को लग रहा है कि तृणमूल की जगह एक नया किसी को चांस दिया जाए, और बीजेपी उसी में अपना एंट्री जो है मार लिया है। तो हमको ये लग रहा है कि अगर टीएमसी अकेले के दम पे बीजेपी से टक्कर लेने का कोशिश करे, आज के तारीख में टीएमसी जरूर सबसे बड़ा सेकुलर पार्टी और अल्टरनेटिव है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो काफी ज्यादा है। तो अगर टीएमसी अकेला जाएगा तो वो बीजेपी। पर आपने टीएमसी को सेक्युलर पार्टी कहा, गीता भट्ट इससे मेरे ख्याल से डिसएग्री करेंगी, क्योंकि टीएमसी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और जो हिंसा होती है, पॉलिटिकल हिंसा, उसके भी आरोप इस पर बहुत लगे हैं। प्रसन्नजीत बोस, देखिए, टीएमसी का पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म के विज़ावी कोई कंसिस्टेंट पॉलिटिक्स उसका नहीं है। मैं तुष्टीकरण सबका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तृणमूल का अलग अलग मसले पे, सांप्रदायिक दंगे का मसले पे भी उनका जो रवैया रहा है वो बहुत साफ नहीं रहा। लेकिन मैं बीजेपी के साथ उसका तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस कम से कम बीजेपी जैसा सफेद झूठ कभी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल में जो 1 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिया है और उनको जो है, ये तो झूठ है। और बीजेपी का नेतागण ये सब झूठ बोलते रहते हैं। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का खुला रूप से सांप्रदायिक बातें करते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट कोई भी ऐसा नहीं करता। तो बीजेपी का जो सांप्रदायिक राजनीति है वो सबसे बंगाल के लिए जो है नुकसानदेही है, ये हम समझते हैं। 2 बातें, मैं गीता भट्ट के पास जाऊं उसके पहले मैं एक बात आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि जो टैगोर की विचारधारा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ना टीएमसी उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ना बीजेपी, लेकिन किसी भी सूरत में विश्व भारती के ऊपर आकर ये राजनीति भी केंद्रित हो गई है, चाहे वो टीएमसी बीजेपी का टकराव निमंत्रण को लेकर हो 100 साल पूरा होने के जलसे पर, या फिर अमित शाह का वहाँ दौरा, या फिर वो बाउल गायक जिसके घर जाकर अमित शाह ने शायद खाना खाया लेकिन आरोप लगा कि मेज़बान से बात नहीं की, उन्हीं को लेकर ममता बनर्जी आज यहाँ पर आ गई। तो ये भी तो बंगाल की संस्कृति का, बाउल गायक, बाउल, ये तमाम बंगाल की संस्कृति का जो बहुत ही अहम हिस्सा है, उसको उस पर भी अपना अपना दावा दिखाने की कोशिश है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो उसको रिप्रेजेंट करें या ना करें, लेकिन उसके ऊपर एक तरह से कब्जा जताने की कोशिश है। वरना उसी बाउल सिंगर को लेके ममता बनर्जी आज स्टेज पर क्यों नजर आ रही हैं और उसको दिखा रही हैं? हाँ, तो ये मैं तो कहूँगा ये सब एक नौटंकी है, दोनों की तरफ से नौटंकी है। आप बाउल का अगर सही में बात करें, बाउल का जो गाना है, लोक संगीत है, उसका अगर मूल भावना को अगर आप लेंगे तो वो यही बोलता है कि मजहब हो, जात हो, ये सब का कोई मतलब नहीं, इंसानियत का बात वो करता है। बिल्कुल। गरीब लोगों में, गांव के लोगों में, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहने का बात करता है। बड़े मीठे गाने होते हैं। लेकिन ठीक है। और शांति निकेतन का भी जो बात है, देखिए शांति निकेतन टैगोर जिस मिशन से बनाया था
तो और आज शांति निकेतन में जो चल रहा है वो वहां से बहुत दूर वो चला गया। आप शांति निकेतन के पुराने लोग जो है वही लोग बोलते हैं कि वो शांति निकेतन नहीं रहा। वहां का वाइस चांसलर को लेके पॉलिटिसाइजेशन का आरोप भी है कि बहुत पूरी तरीके से वहां जो जी है। जी, तो शांति निकेतन की जो संस्कृति है वो भी, जो शांति निकेतन जो विश्व भारती थी वो वहां से बहुत दूर आ गई है। गीता भट्ट जी, अमित शाह ने ये कहा था अपने उस बोलपुर रोड शो के दौरान, उस रैली के दौरान, कि टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे और सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे। तो अभी जैसा प्रसन्नजीत बोस कह रहे थे कि एक बात, एक मुद्दा जो रहा और जो बार बार बीजेपी के नेताओं ने कहा, वो सीएए और एनआरसी की बात और इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भगाने की बात, ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो क्या ये है वो टैगोर के स्वप्न का बंगाल जिसकी बात हो रही है? नगमा जी, जो देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर के अपने समय में उनकी जो है महात्मा गांधी के विचारों, कई विचारों से वो बहुत असहमत थे। उनके बिल्कुल उनके बीच में बड़ा अंतर था उनके विचारों में। असहयोग आंदोलन को लेकर वो बड़े उसके खिलाफ थे और उन्होंने बहुत बार लिखा इस बारे में। तो इसका अर्थ क्या हम क्या लगाएं कि रविंद्रनाथ ठाकुर क्या उनके विरोधी थे? तो देखिए, कुछ विचारों में कई बार कोई भेद किसी विषय पर हो सकता है, पर ये कहना कि रविंद्रनाथ ठाकुर क्या इस बात से कभी सहमत होते कि जिस प्रकार की जो हिंसा बंगाल में हो रही है और जिस प्रकार का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास ममता बनर्जी सरकार ने वहां किया है, और जिस प्रकार से पिछले ममता बनर्जी का जो शासनकाल रहा है उसमें कम से कम 45 बड़े दंगे पश्चिम बंगाल में हुए हैं, चाहे वो मालदा हो, चाहे कालियाचक हो, और खास करके जो सीमावर्ती इलाका है उसका, वहां जिस प्रकार से दंगे होते रहे हैं, और वहां पे ये बिल्कुल बात सही है कि जिस प्रकार से वहां के जो हिंदुओं हैं उनको, कई गांव ऐसे हैं जहां की अगर कोई घर में मृत्यु हो जाए तो शव निकालने के लिए भी उन्हें वहां पे जो स्थानीय जो वहां मौलवी है उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद वो वहां से अपनी शव यात्रा निकाल सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां वहां हो रखी हैं। तो ये मुझे कभी भी रविंद्रनाथ ठाकुर इस बात के लिए कभी भी सहमत नहीं होते कि बंगाल इस प्रकार का बंगाल नहीं, बिल्कुल बने। वो दूसरी इन्होंने बात, भी शुरू में कहा भी कि ना टीएमसी उसका प्रतिनिधित्व कर रही है टैगोर की विचारधारा का, तो वो भी नहीं कह सकते हमारे हैं टैगोर। और बीजेपी की विचारधारा भी टैगोर से काफ़ी अलग है। आपने माना कि विचारधारा अलग हो सकती है, शायद टैगोर उस उग्र राष्ट्रवाद के भी खिलाफ थे, या राष्ट्रवाद के घोरे बायरे जिस उनका उपन्यास जिसके ऊपर बाद में फिल्म भी बनी, उसमें भी घोरे बायरे यानी कि जो सेल्फ और जो बाहरी दुनिया उसके बीच के टकराव की बात है। और उसमें भी एक जो दो कैरेक्टर्स हैं वो इस नेशनलिज्म से एक असहमत भी दिखता है। और ये तब की बात है जब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जो मूवमेंट है वो पूरा शुरू हुआ था। तो ये टकराव, ये द्वंद्व उसमें भी है। बहरहाल इन सब बातों को छोड़ के आज की राजनीति पर लौटें और ये देखें कि जो बात आप कह रही हैं कि ध्रुवीकरण बहुत किया है टीएमसी ने, ये ध्रुवीकरण का आरोप प्रसन्नजीत बोस टीएमसी पर लगा है। आपने कहा कि आप तुष्टीकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर जिस तरह के दंगों की बात, सांप्रदायिक दंगों की बात गीता भट्ट ने की है, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? यही ध्रुवीकरण की वजह से काउंटर ध्रुवीकरण बीजेपी भी कर रही है? नहीं, देखिए, मैं इसमें सांप्रदायिक दंगों में दो भूमिका, अलग अलग भूमिका है। पहला चीज है कि सत्ता किसके पास है, तृणमूल का। अगर सांप्रदायिक दंगा कहीं पे भी होता है, सत्ता में जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन जो लोग चलाते हैं, उनका जिम्मेदारी है। तो तृणमूल का पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं किया, तभी इतने सारे दंगे जो है जी। लेकिन दंगा किया कौन? वो तो उसमें तो बीजेपी के लोग सीधे सीधे इन्वॉल्व है। दिलीप घोष बीजेपी का नेता है, वो खुद एक इतना बड़ा तलवार लेके रामनवमी का प्रोसेशन कर रहे थे। इसके साथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस का क्या संबंध है? एक राजनीतिक नेता एक तलवार लेके रामनवमी का प्रोसेशन क्यों करेगा? ये बंगाल में कभी भी नहीं था। ये सब कम्युनल पॉलिटिक्स है और वायलेंट पॉलिटिक्स है। लेकिन ये सब जो है कि आसनसोल में, पर लेफ्ट भी वायलेंट पॉलिटिक्स करती आई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। लेफ्ट की पॉलिटिक्स भी हिंसा से भरी रही है। देखिए, हिंसा से लेफ्ट का और भी बहुत सारे प्रॉब्लम
रहा है, उसीलिए उनको लोग वोट देके बाहर कर दिया। ठीक है, लेफ्ट लेके तो अभी बात नहीं हो रही है। पर ये मानेंगे आप प्रसन्नजीत, क्या ये एक फैक्टर है कि लेफ्ट से, जो आपने भी अपने लेख में भी लिखा था हिंदू में, आपने जो लेख लिखा, जो कि लेफ्ट से एक मिनट बात सुन लीजिए, कि लेफ्ट से जो लोग लेफ्ट से जो लोगों ने मुंह मोड़ा वो सब बीजेपी के साथ आए, उसका फायदा बीजेपी को मिला। देखिए, लेफ्ट काम लेफ्ट क्या, हिंदू मुस्लिम कम्युनल राजनीति लेफ्ट ने कभी नहीं किया, पहला बात। दूसरा, लेफ्ट की कमजोरी और कमियों के चलते ही आज लेफ्ट का जो हालत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेफ्ट का सब सही है, नहीं तो उनका हालत ये क्यों हो जाएगा। सवाल अभी जो है कि बीजेपी, तृणमूल भी कोई दूध से धुला हुआ पार्टी नहीं है। बात यह है कि बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगा, सोने का चिड़िया बना देगा बांग्ला को। हम लोग बोल रहे हैं कि चाहे तृणमूल हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, और उनका कमजोरी हो, बीजेपी आने से वो मामला और भी खराब होगा, स्थिति और भी खराब होगा, क्योंकि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और बंगाल में 27% जो है माइनॉरिटी है, वो लोग यहाँ आएगा तो सांप्रदायिक राजनीति करेगा, स्थिति और ये हम पर गीता भट्ट, आखिरी कमेंट्स आपसे। बीजेपी और तृणमूल का ही ये टकराव है, लेफ्ट और कांग्रेस यहाँ कहीं नजर नहीं आ सकती है, नजर नहीं आ रही है, और बीजेपी ने लगातार अपनी जो स्वीकार्यता है वो बढ़ाई है। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगी, बॉबी हाकिम जो कि मंत्री हैं ममता बनर्जी की सरकार में, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़े गर्व से मिनी पाकिस्तान कहते हैं, और जब प्रेस को लेके जाते हैं तो कहते हैं कि आप मिनी पाकिस्तान में आइए। यही नहीं, ममता बनर्जी ने अहमद हसन इमरान जो कि सिमी के एक्टिविस्ट रहे हैं, जो बैंड एक संगठन है जिसके ऊपर जो है देश विरोधी जो है आरोप लगे हैं, उसके जो वहां अध्यक्ष रहे, उनको उन्होंने राज्यसभा में मनोनीत किया, और जो कि कई तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में भी पकड़े गए हैं। तो इस तरह की कई जी, माफ़ कीजिएगा, आपको मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि इतना ही समय है हमारे पास, और हम समझ गए कि मुद्दा जो है वो यही होगा, सांप्रदायिकता का। जैसा आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने किया, इसलिए मिनी पाकिस्तान और ये तमाम चीज़ें और बाहरी, ये तमाम मुद्दे बनेंगे। भले ही बात अभी विरासत और टैगोर की और सांस्कृतिक विरासत की और सुभाष चंद्र बोस की हो रही हो। बहरहाल, शुक्रिया आप दोनों लोगों का, प्रसन्नजीत बोस और गीता भट्ट, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टाइम में समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम। हमारी आधुनिक चमक दमक में कई तरह की विडंबनाएं भी शामिल हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपना एक पांव पीछे भी रखना चाहते हैं। अतीत के सामंती गुरूर और जातिवादी पूर्वाग्रह हमारे भीतर इतने गहरे हैं कि हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसमें अपनी जाति का बिल्ला ज़रूर लगाना चाहते हैं। देश के कई शहरों में आपको ऐसी कारें चलती मिलेंगी जिनके पिछले शीशे पर उनकी जाति का स्टिकर चिपका होता है। अब ऐसे जाति सूचक स्टिकरों पर सरकार सख्त हुई है। यूपी के कई शहरों में ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। जब पाठक जी की गाड़ी पुलिस ने रोकी तो पाठक जी पुलिस पर आग बबूला हो गए। बोले कि यह नियम बिल्कुल गलत है और उन्हें अपनी जाति पर गर्व है, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति लिखवाई हुई है। ब्राह्मण आदमी तो ब्राह्मण लिखेगा। आपको लगता है कि गलत नहीं है? गलत, ये गलत है कि 1 तारीख से बोला था, आज 29 तारीख से चालान कर रहे हैं। अगर आपने अपनी गाड़ी पर अपनी जाति लिखवाई है तो आपको जुर्माना भरना ही होगा। यूपी पुलिस पूरे प्रदेश में ऐसी गाड़ियों का चालान कर रही है। जरा इस गाड़ी को देखिए, पीछे शीशे पर बड़े बड़े शब्दों में इनकी जाति लिखी हुई है। जब पुलिस ने रोका तो जरा इनके तेवर देखिए। लगवा लिया। कुछ लोग अपनी गलती मानते हुए आगे से ऐसा ना करने की बात भी करते नजर आए। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अब लिखा लिया, अब गलती है मेरी, मैं मानता हूँ, मैं इसे मिटाऊंगा। आदेश के मुताबिक अगर गाड़ी में नंबर प्लेट से लेकर कहीं भी जाति या फिर जाति सूचक शब्द लिखा है तो 500 रुपए के दंड से लेकर गाड़ी सीज करने तक का प्रावधान है। देखिए, ये 177 के अंतर्गत इसका चालान किया जा रहा है। जैसे कल मैंने एक गाड़ी को रोका था
तो उस गाड़ी पे एक जाति सूचक शब्द था। जब मैंने उनको टोका कि ये क्यों लिखा है, तो उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है, बलिदान दिया है, इस वजह से मैंने लिखा है। पुलिस ऐसी गाड़ियों को रोककर चालान तो काट देगी, ये जाति वाले स्टिकर भी हट जाएंगे, पर समाज की जातिवादी मानसिकता बदलने में अब भी बहुत वक्त लगने वाला है। पुलिस लगातार रोज अब सैकड़ों चालान काट रही है ऐसी गाड़ियों का जो कि अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट पर अपनी जाति लिखवाए हुए हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों को रोको तो वो पुलिस से ही भिड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर वो अपनी जाति अपनी गाड़ी में लिखवा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई में नए भारत में भी इन तमाम चीज़ों की जगह है, और ये नाकामी पुलिस की नहीं है, ये नाकामी समाज की है। नोएडा में सहयोगी राकेश और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।